चलिए, और आज एफआईआई ने भी खरीदारी करी है, पर डीआईएस के सामने एफआईआई ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। 898 करोड़ रुपीस की एफआईआई की तरफ से कैश मार्केट में आज कमिटमेंट आया। ये काफी अच्छा कहा जाएगा। करीब करीब 250 करोड़ रुपए की डीआईएस की तरफ से बिकवाली हुई। कल का सेशन कैसा रह सकता है, क्या 8300 के पार भी हम अब निकलेंगे, इस सब पर बात करते हैं। एंजल ब्रोकिंग के मरीश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरीश, गुड इवनिंग। कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों में इस प्रदर्शन को, और एफआईआई जो वापस देखिए अब बुलिश होते हुए, इसको कैसे पढ़ रहे हैं आप? इवनिंग है मुझे। आई थिंक क्लियरली मार्केट्स ट्रैक कर रहा है ग्लोबल क्यूज और ग्लोबल इवेंट्स को, और डोमेस्टिकली अगर हम देखें तो जैसे हम पहले भी कह रहे थे Q2 के नतीजे काफी खराब आ सकते हैं। एक ट्रेंड यही रहेगा कि नेगेटिव अर्निंग्स ग्रोथ हो सकती है टॉप लाइन पे, एटलीस्ट फॉर सेंसेक्स कंपनीज। बट आई थिंक मार्केट्स हैव लार्जली फैक्टर्ड दैट इन। दूसरी बात, आई थिंक अनदर 100-150 पॉइंट जिसमें कह रहा था, ये लेवल से भी आई थिंक मूव इज नॉट रूल्ड आउट, क्योंकि आई थिंक सेंटिमेंट्स और रिस्क ऑन ट्रेड अभी भी जारी है मार्केट्स में। एंड इंडिया प्रॉब्ली इज द बेस्ट प्लेस मार्केट इमर्जिंग वर्ल्ड में से या ब्रिक्स में भी अगर हम देखें तो मुझे लगता है 100-150 point rally on the Nifty is not ruled out, पर वापस markets at that level will try to realign with earnings growth, जो मुझे नहीं लगती आने वाली है। Then we'll probably get back into a consolidation stage, और I think नवंबर में I think बिहार इलेक्शन के आउटकम भी आएंगे, तो जो उस आउटकम के रिजल्ट्स पे I think markets will have the next leg either of a rally, और if the NDA probably does not come through, शायद थोड़ा निराशा मार्केट्स को हो सकती है। 27 तारीख को इंडिगो का आईपीओ खुलने वाला है, और उससे पहले देखिए एविएशन शेयरों में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आप इस मूव को किस तरह से पढ़ रहे हैं, और क्या लगता है ये रैली और चल सकती है, या काफी जितनी तेजी होनी थी हो चुकी? क्लियरली जैसे मैं लास्ट टाइम भी कह रहा था, आई थिंक एक ट्रेडिंग और टेक्निकल रैली बिल्कुल जारी रह सकती है। 10-15% एट द लीस्ट इज नॉट रूल्ड आउट। मुख्य कारण यही है जो ETF प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, दैट टेक्स अ सिग्निफिकेंट बेयरिंग इन ऑन अ पॉजिटिव नोट ऑन द EBITDA मार्जिन्स ऑफ अ लॉट ऑफ दीज एयरलाइन स्टॉक्स। 35 से 40% ETFs कंट्रीब्यूट करते हैं इनपुट कॉस्ट की तरफ, एंड अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन देयर ऑफ विल इंप्रूव EBITDA मार्जिन्स ग्रेटली। बट स्ट्रक्चरली हेमंत जी, आई थिंक आई विल बी रिपीटिंग द सेम पॉइंट्स फंडामेंटली जो हमें दिखते हैं। आई थिंक लोड फैक्टर्स अभी भी लो है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी प्रेशर्स अभी सिस्टम में बरकरार है। अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव नेटवर्थ है काफी कंपनियों के, लेवरेज कंपनीज हैं, जिसका मतलब डेट काफी हाई है, और EBITDA पे अगर देखते हैं दे आर ऑल्सो नाइसली एंड रीजनेबली वैल्यूड। तो मुझे लगता है आई थिंक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल रीजंस एयरलाइन इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करते। बहुत सिक्लिकलिटी होती है कैश फ्लोज में। अच्छे सीजन में आई थिंक द कैश फ्लोज इंप्रूव, बुरे सीजन में आई थिंक इट गेट्स बीटन डाउन वेरी बैडली, और ये साइकिल्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द वर्ल्ड इकोनॉमी इज प्रॉब्ली वेरी स्लगिश। कहना बहुत मुश्किल है whether the airline industry structurally is out of the woods, but technically जैसे मैं कह रहा हूँ, I think based on these two factors, results अच्छे होंगे ETF prices की वजह से, you will see better impression. So I think 10-15% upside aviation stocks में मैं अभी rule out नहीं करता। Technically, fundamentally I think there are much better sectors to look at. लेकिन इंडिगो के IPO के ऊपर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? एक तरफ काफी समय से इंतजार हो रहा था इस आईपीओ का, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि 7 साल से मुनाफा वाली कंपनी का आईपीओ आने से पहले जिस तरह से कैश रिजर्व्स ही गुल हो गए, गायब हो गए। आप इसे किस तरह से पढ़ रहे हैं, और आईपीओ में पैसा लगाने की सलाह है या अवॉइड की सलाह है? नहीं, अभी तक नंबर्स वर्कआउट नहीं किए मंजीत। आई थिंक वी आर स्टिल लुकिंग एट द नंबर्स। आई थिंक एक राय बनाएंगे वंस वी आर कंप्लीटली थ्रू विद आवर एनालिसिस। चलिए, तो पर वापस पूछेंगे अविनाश से कि उनकी क्या सलाह है बाद में। लेकिन कल निफ्टी की 2 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, हीरो मोटोकॉर्प और ACC। किस तरह के नंबर्स ये कंपनियां पेश कर सकती हैं, आइए इस पर बात करते हैं। हमारे सहयोगी सोनम के पास चलते हैं। सोनम, बताइए सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कल? हीरो मोटोकॉर्प से बहुत ही मिले जुले आंकड़ों की उम्मीद है, जहां एक तरफ कमजोर वॉल्यूम्स के कारण दबाव बनेगा, तो दूसरी तरफ कमोडिटीज के दाम में आई गिरावट से कंपनी के मार्जिन्स में एक बढ़ोतरी देखने मिलेगी। हमारे अनुमान के मुताबिक आय में 4% की गिरावट, तो मुनाफे में 7% की गिरावट दर्ज हो सकती है। मार्जिन्स में 160 बेसिस पॉइंट्स का उछाल देखने मिल सकता है। 15.1% के मार्जिन डिलीवर हो सकते हैं पिछले साल के 13.5% के मुकाबले, लेकिन तिमाही टू तिमाही मार्जिन बेहद फ्लैट रहेंगे 15% के आसपास, जहां पिछले तिमाही में कंपनी ने ऑपरेशनली आउट परफॉर्म किया था। कंपनी ने अपने खर्चों में कमी लाकर और साथ ही कमोडिटीज के दाम में जो गिरावट आई थी, इससे कंपनी के मार्जिन्स को काफी मदद मिली थी, और यही फैक्टर्स रहेंगे इस बार भी जो मार्जिन्स को मदद करेंगे। कमजोर रूरल डिमांड और कमजोर मॉनसून से कंपनी के वॉल्यूम्स में गिरावट आई है। साल दर साल 7% की गिरावट दर्ज हुई है, और इसी के कारण कंपनी के आय में या फिर रेवेन्यूज में गिरावट देखने को मिलेगी, या फिर दबाव बनता दिखाई देगा, जहाँ पे होंडा से कंपनी को काफी कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है, और इसके कारण कंपनी का मार्केट शेयर भी कंपनी काफी वक्त से लूज कर रही है। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी जरूरी होगी डिमांड आउटलुक पर, और साथ ही
मार्जिन के आउटलुक पर जो काफी हाई लेवल्स पर है। तो ओवरऑल हीरो मोटोकॉर्प से बेहद ही मिले जुले आंकड़ों की उम्मीद है। ओके, चलिए, तो मिक्स्ड नंबर्स कह सकते हैं। फिलहाल आज तेजी हुई है स्टॉक में, देखिए नतीजों से एक दिन पहले 1% ऊपर जाकर स्टॉक ने समाप्ति दी है। लेकिन अल्ट्राटेक के नंबर्स आज अच्छे आए थे। एसीसी के नंबर्स कैसे आ सकते हैं, पूजा बताइए। एसीसी से कमजोर नतीजे की उम्मीद हम कर रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू में करीब 3% की गिरावट देखने को मिल सकती है। सीमेंट वॉल्यूम्स में गिरावट के चलते यहां पर दबाव देखने की उम्मीद की जा रही है। रियलाइजेशन भी काफी ज्यादा साल दर साल कमजोर ही रहेंगे, लेकिन जो सहारा मिलेगा कंपनी को वो आरएमसी रेवेन्यू से मिलेगा, जिसमें कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि साल दर साल 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है। कंपनी के मार्जिन की बात करें तो वहां पर भी कमजोरी देखने का अनुमान है, क्योंकि कंपनी ज्यादातर करीब 60 से 65% रेलवे ट्रांसपोर्टेशन पर काफी ज्यादा निर्भर करती है, तो उसके चलते फ्रेट कॉस्ट में बढ़त देखने को मिलेगी। हमारा अनुमान है कि पिछले साल के 13.5% के सामने इस बार 9 से 10% का मार्जिन देखने को मिल सकता है कंपनी की तरफ से। इसके अलावा सीमेंट प्राइसेस में नॉर्थ साइड में सीमेंट प्राइस में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन ईस्ट और साउथ में कमजोरी है, जिसके चलते कंपनी के रियलाइजेशन और मार्जिन में थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है। हमारा अनुमान है कि मुनाफे में करीब 40% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर एसीसी से कमजोर नतीजे की उम्मीद हम कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए, शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। कल नजर रहेगी दीवान हाउसिंग पर, कैनफिन होम्स पर, इस तमाम ऐसी कंपनियां जिनके नतीजे कल आने वाले हैं। साथ ही बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये कुछ और एनबीएफसीज हैं जिनके नंबर्स पर कल सबकी नजर होने वाली है। बायोकॉन और सिंजिन के नंबर्स भी कल आएंगे। तो लंबी लिस्ट है मिड कैप्स की जहां पर कल नंबर्स आने वाले हैं। लेकिन लेते हैं यहाँ पर ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कल निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे कि वैल्यू टेक आज कौन सा है। देखते रहिए आप सीएनबीसी आवाज। टॉक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कल के सत्र में आपको निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। 3 दिनों से एक तरफा रैली देखने को मिल रही है बाजार में और सबकी नजर है 8,300 के लेवल पर, और हमारे तीनों के तीनों एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कल ये लेवल छू सकता है बाजार। जी हाँ, कुणाल सरावगी जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं इक्विटी रश के, उनको लगता है कि 8,325 तक जा सकता है। 8,215 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी करनी चाहिए। जय ठक्कर जो सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं शेर खान के, उनको भी लगता है कि 8,319 तक जा सकता है बाजार। 8,240 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और आशुतोष शर्मा जो डायरेक्टर हैं मैक्स कैपिटल ग्रोथ के, उनको भी लगता है 8,320 से 8,420 तक, यानी उसके आगे और एक लंबी तेजी देखने को मिल सकती है। वो ज्यादा बुलिश लग रहे हैं इस समय। 8,240 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो चलिए, तीनों के तीनों एक्सपर्ट काफी बुलिश हैं निफ्टी पर। लेकिन स्टॉक पर कौन सा कॉल है आज के लिए, कौन सा वो शेयर है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको फायदे दे सकता है, आइए जानते हैं आज का वैल्यू पेक। नरेश बताइए कौन सा शेयर आपने चुना है आज। मयूरेश को शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मयूरेश से वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कौन सा वो स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। चलिए एक बार आपको वापस से बता दूं, जब तक उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं। चलिए, शायद हमारे साथ अब वो जुड़ चुके हैं। मयूरेश, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बताइए कौन सा स्टॉक आपने चुना है आज के लिए। हेमंत, एक 12 मंथ के पर्सपेक्टिव से इंडियन ऑयल कंपनी चुना है मैंने। आई थिंक आईओसी के हम बात करें तो लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है विद 42 and 9,000 और टच पॉइंट्स। अगर हम देखें इसकी जो कैपेसिटी है रिफाइनिंग की, इट स्टैंड्स एट 65.7 MMTPA विच हैज अ 31% मार्केट शेयर। अगर हम नेटवर्क की बात करें इन टर्म्स ऑफ पाइपलाइन, 11,000 किलोमीटर की पाइपलाइन है विच इज अ 61% मार्केट शेयर। तो आई थिंक द कंपनी इज क्वाइट वेल डाइवर्सिफाइड। और जो हमने एक गिरावट देखी है क्रूड ऑयल की कीमतों में, structurally I think it has driven out a lot of under recoveries and working capital requirements for a lot of these OMCs. IOC की specifically बात करें तो under recoveries have come down drastically from 12% to 3%। और इसका मुख्य कारण वही है ऑटो फ्यूल्स की डीरेगुलेशन और जो सब्सिडी ट्रांसफर हो रही है LPG की, that is benefiting a lot of these oil marketing companies including IOC। बैलेंस शीट की बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो has come down drastically, जैसे मैं कह रहा था एक स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट दिख रही है। So from 1.4 times debt equity it has actually
इवेंचुअली कम डाउन टू 0.8 टाइम्स FY15 में, और FY17 में हम उम्मीद करते हैं इट कैन टच लेवल्स ऑफ 0.7 और 0.65। Having said that, मुझे लगता है इनकी जो पारादीप की रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्सिटी और कैपेसिटी आ गई है 15 MMTPA, that will take the capacity to 80.7 MMTPA, और इसका जो नेल्सन complexity of 12.2 that can process higher levels of crude और heavier crude भी process कर सकता है। इसका मतलब यही होता है कि इनके जो OPMs हैं that will show a significant amount of uptick। जो 2.3 EBITDA margins post किए थे, we are expecting at least a 300 to 350 point jump over the next 2 years। मुझे लगता है 6.2% EBITDA margins over the next 2 years for IOC is not ruled out। GRMs की बात करें तो जो 0.3 का रिकॉर्ड हुआ था because of a loss of inventory losses and again I think differential in how cracks have be it both gasoline and naphtha, I think एक पॉजिटिव आउटकम देखने मिलेगा 2 सालों में। फाइनेंशियल्स की बात करें तो FY17 में हमें लगता है कंसोलिडेटेड EBITDA शुड बी क्लोज टू 24,700 odd crores। अगर 6 टाइम का आप मल्टीपल देते हैं, डेट निकालते हैं ऑलमोस्ट 50,000 odd crores, इन्वेस्टमेंट्स को 0.8 टाइम्स पे प्राइस टू बुक और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं, तो आई थिंक द वैल्यू ऑफ द शेयर इज कंसिडरिंग द आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम्स एट 455। मुझे लगता है IOC कैन बी एक्सट्रीमली गुड बेट OMC पैक में से। वी आर लुकिंग एट टारगेट ऑफ 455 अगले 12 महीनों। चलिए, तो बेहतरीन कंपनी चुनी है यहाँ पर मयूरेश ने। ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना कर दे सकता है। 455 का लक्ष्य 1 साल के लिए उन्होंने दिया है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक टॉक। मयूरेश हमारे खास मेहमान हमारे साथ शो में बने हुए हैं और काफी सारे दर्शक अब हमें फोन कर रहे हैं। अमृतसर चलते हैं, वहां से अमन जी ने हमें फोन किया। बताइए अमन जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे पास स्पाइसजेट है 127 पे, कब तक रखूं इसको? और आपका नजरिया ट्रेडिंग का है या लंबी अवधि का था? नहीं, मैं तो ये टेंशन में हूँ कोई फिर से वापस ना हो जाए, इसीलिए। चलिए मयूरेश, अच्छा फायदा हो रहा है इनको। देखिए करीब करीब 20 रुपए प्रति शेयर का, और इनको थोड़ी टेंशन भी हो रही है, कह रहे हैं कहीं वापस से नीचे ना आ जाए। बताइए क्या करना चाहिए? पहले भी कह रहा था, आई थिंक एविएशन स्टॉक्स इंक्लूडिंग स्पाइसजेट आई थिंक एक ट्रेडिंग मोमेंटम में है। एक 10 से 15% और भी मूव दे सकता है करंट लेवल से। ETF गिरने की वजह से आई थिंक EBITDA मार्जिन में एक्सपेंशन दिखेगा, बट क्लियरली आई थिंक एक थोड़ा ऊपर के लेवल पे स्टॉप लॉस लग सकते हैं अराउंड 35-36 एंड देन प्रोबेबली पे आउट फॉर 10-15% अपसाइड। ऑलराइट, आज 10% का अपर सर्किट यहाँ पर लगा था। एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल रही है। अमरावती चलते हैं, वहां से हमारे साथ फोन लाइन पर प्रतीक जुड़ चुके हैं। बताइए प्रतीक, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास ज्योति एसोसिएट के 825 शेयर है एट द रेट 11.60। ओके, और मेरा नजरिया दिसंबर तक है। दिसंबर मतलब ट्रेडिंग का ही, छोटे अवधि का ही नजरिया है आपका। और करीब 2 रुपए 70 पैसे प्रति शेयर का मुनाफा हो रहा है। मयूरेश क्या राय देंगे? अच्छा मुनाफा हो रहा है, वसूल लें या बने रहें? टर्म आई थिंक बहुत शॉर्ट टर्म हो गया और इसमें कुछ स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट आ नहीं सकती, इसलिए आई थिंक रैलीज पे एक बार निकल जाना चाहिए। काफी अच्छे शेयर है मार्केट्स में। आई थिंक इफ यू वांट टू लुक एट अशोक लेलैंड डिक्लाइंस पे, ऑटो सेक्टर में से वो देख सकते हैं, प्राइवेट बैंकिंग में से HDFC बैंक या एक्सिस बैंक उसको देख सकते हैं, फार्मा क्षेत्र में से सन फार्मा अगर डिक्लाइंस पे मिलता है इसको देख सकते हैं। तो आई थिंक दे आर ऑल स्ट्रक्चरली गुड कंपनीज। चलिए अमृतसर चलते हैं, वहां से अश्विन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बताइए अश्विन, क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे पास है ना आइडिया 150 शेयर जी 136 पर लिए हुए हैं एक्चुअली 3 साल पहले। ओके, तो ये अब ऊपर से जाकर के नीचे आ गया, 200 को इसमें टच किया था, तो मैंने सोचा थोड़ा निकल जाएगा तो फिर बेच देंगे। तो अब इसका जानना चाहता हूँ कि अब इसको रखें कि अभी थोड़ा वेट कर लें। चलिए, पोजीशन अभी भी आपकी प्रॉफिट में है, हालांकि जिस समय से आपने इसे होल्ड किया है तब से देखें तो काफी आपको कुछ खास बड़ा फायदा हो नहीं रहा है। लेकिन बताइए मयूरेश, अब क्या करना चाहिए?
सो क्लियरली अगर इनका 2 से 3 साल का व्यू है तो आइडिया कैन रिक्लेम इट्स लॉस ग्लोरी, लेकिन आई थिंक इन द इंटरिम जितना केपेक्स प्लान है इनका अराउंड 6,500 करोड़ जितना इन्होंने स्पेक्ट्रम के लिए दिया है, नेट डेट टू एबिटा विल इंक्रीज इन अ सब्सटेंशियल मैनर ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, जिसके वजह से रिटर्न रेशियोज पे इम्पैक्ट है। इवन इन दिस क्वार्टर आरपूज, आरपीएम्स, एमओयूज आई थिंक सब डिक्लाइन होंगे। एबिटा मार्जिन शुड गेट मेंटेन्ड अराउंड 35.5%। तो मुझे लगता है आई थिंक 1 साल के नजरिए से आई थिंक रिटर्न रेशियोज विल बी अ लिटिल बिट सबड्यूड। अगर 2 साल का व्यू रखते हैं तो शायद ये स्टॉक अच्छे रिटर्न दे सकता है। ऑल्टरनेटिवली आई थिंक इफ ही इज लुकिंग एट बेटर इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, आई स्टिल फील आई थिंक अगर ऑटो सेक्टर में से आइशर मोटर्स जैसा स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, एक फिनोमिनल ग्रोथ दे रही है कंपनी 2 व्हीलर सेगमेंट में, सीवी सेगमेंट हैज टर्न फॉर द बेटर, और इवन ऑन द एमडीबी पार्ट जो इंजन सोर्सिंग होती है वहां पे भी अच्छी ट्रैक्शन लग रही है। तो मुझे लगता है आइशर मोटर्स कैन ऑल्सो बी अ वेरी वेरी गुड पिक। ऑलराइट, चलिए तो आइशर मोटर काफी पसंद है, लेकिन ये बताइए हीरो मोटोकॉर्प से कल आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे आ सकते हैं नंबर? तो मुझे क्लियरली आई थिंक अगर यूनियन की बात करें तो वॉल्यूम्स में आई थिंक एक 7.5% की डी ग्रोथ देख रहे हैं, क्लोज टू अराउंड 15,44,000 ऑड यूनिट्स। रियलाइजेशंस की बात करूं तो अराउंड 42,500 43,000 पर यूनिट पे आनी चाहिए। आई थिंक EBITDA मार्जिन शुड कम क्लोज टू 15.5-15.8%। क्लियरली आई थिंक विद फॉल इन इनपुट प्राइसेस एक कमोडिटी और ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी के बैलेंस शीट पे दिखेगा। एंड अगेन क्लियरली आई थिंक द काइंड ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम दैट द कंपनी इज रनिंग थ्रू प्लस नो रॉयल्टी प्रॉब्ली हैपनिंग ऑन बुक्स इन FY16, I probably feel I think the number will be better, but again valuations देखने चाहिए। I think 15.5-16 टाइम्स पे ट्रेड हो रही है FY17। 2 व्हीलर की मैनेजमेंट की वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस क्या है विद द फेल्ड मॉनसून स्पेसिफिकली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। आई थिंक ये कमेंट्री काफी की होगी एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स में कैसे फोरे करना चाहते हैं नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। बिल्कुल, तो कमेंट्री काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होगी। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स कल आने वाले हैं, लेकिन वक्त है आपसे विदा लेने का। मयूरेश, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स आज के लिए? स्टॉक्स की हमने चर्चा की, मेरी पर्सनल होल्डिंग तो है नहीं, बट इट इज पॉसिबल ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए हैं और क्लाइंट्स के स्टॉक्स में होल्डिंग्स भी हो सकती है। राइट, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, CNBC आवाज पर आने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्टॉक टॉक में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्टॉक टॉक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।